एक ऐसी का साइंटिस्ट की कहानी है जिसने इस धरती पर एटॉमिक एनर्जी के साथ रिकॉर्ड्स कायम करे और बन गए द फादर ऑफ एटॉम बॉम्ब। क्रिस्टोफर नोलन डायरेक्शन ये बनी फिल्म क्लीन मर्फी की थ्रू एक्टिंग के बाय दिस मूवी ओपेनहाइमर एक ऐसी कहानी है जहां पर इंसान के जुड़े उन पहलुओं को दर्शाया गया है कि आखिर क्यों उसने अपने आप को महाकाल मृत्यु का देवता बना दिया है, जिसने उसने अपने इंस्पिरेशन उनकी थी खुद हमारी भारत की भगवत गीता। श्री कृष्ण जी के थ्रू साफ साफ लिखा हुआ कि मैं ही मृत्यु हूँ और मैं ही संसार का विनाशक हूँ। और अब जब इतनी तारीफ हो चुकी है तो सुना भी विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी के मेन स्टोरी लाइन की कहानी के, जिसकी कहानी की शुरुआत हमने इस कहानी की लीड कैरेक्टर क्लीन मर्फी यानी कि ओपेनहाइमर दिखाया जाता है। इस वेपन के ऊपर एक केस चल रहा था और यह कहानी प्रेजेंट टाइम में चल रही थी, जिसके बाद यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम एसीसी के हेड लैब असिस्टेंट स्ट्रो को देख पाते हैं, जिसने कि प्ले किया है खुद रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने। इस कहानी के कैरेक्टर चुन चुन कर लिया गया है और जिनको भी लिया गया है एक्टिंग की है, और अगर एक्टिंग के फैन है तो यह मूवी को आप दिल से लगा लेंगे। मगर अगर आप ज़्यादा एक्शन ड्रामा और थ्रिल्स पसंद है तो आई थिंक यह मूवी आपकी ऊपर ऊपर जाने वाली है। यह सीन शिफ्ट होता है एक छोटे से कोर्ट में, जहाँ पर ना ही कोई पब्लिशर होता है, ना ही कोई प्रेस काउंसिल होता है और ना ही कोई आम पब्लिक होता है। और इस मीटिंग का मेन मुद्दा होता है क्या ओपेनहाइमर को सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलना भी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नागासाकी पर होते हुए महाधमाके पर इन्हीं का नाम आगे आ रहा था। फिल्म से पूछा जाता है कि क्या आप बचपन से ही ऐसे तबाही दिमाग वाले थे, जहां से कहानी उनके कॉलेज टाइम में शिफ्ट हो जाती है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि अपनी केमिस्ट्री क्लास जब टीचर उन्हें पढ़ा रहे थे तो उनका ध्यान कुछ ज़्यादा फोकस नहीं था, क्योंकि उनका दिमाग में तो एटॉमिक एनर्जी घूम रही थी कि कैसे क्वांटम फिजिक्स काम करती है। कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो कि देखने में कि इतने छोटे होते हैं कि हर चीज़ ठोस नज़र आती है। देखा जाए तो इंसान भी इंसान के आर पार जा सकते हैं, और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल द फ्लैश मूवी में भी हमने देखा था। इस बीच काम करते करते उनसे एक बोतल टूट जाती है और तभी उनके बीच टीचर गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें यहीं पर क्लास में रहकर इन सभी बॉटल्स को अपने जगह पर जमाना होगा। जिस पर ओपेनहाइमर का कहना था कि आज नील्स बोर का बड़ा लेक्चर है और मुझे वहाँ पर जाना है। नील्स बोर उस टाइम के जाने माने फिजिशियन थे और इस वक्त उनका लेक्चर सुनने के लिए हर कोई उतारू हो चुका था। वहाँ से उनके टीचर और पूरी क्लास चली जाती है, मगर ओपेनहाइमर को कहा जाता है कि तुम्हें इसी क्लास में बैठकर यहाँ की सारी बोतल को जमाना होगा। तो गुस्से में आए ओपेनहाइमर अपने टीचर के ही सिर में ही पॉइजन इंजेक्ट कर देता है और भीगते हुए बरसात में पहुँच जाता है उसी लेक्चर को अटेंड करने के लिए। और अब यहाँ पर नील्स बोर जब अपने लेक्चर को ख़त्म कर चुके होते हैं तो उनका क्वेश्चन था बाकी पब्लिक से, क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं एटॉमिक एनर्जी के बारे में। तो वहाँ पर ओपेनहाइमर उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, मगर ये क्वेश्चन दूसरी बार रिपीटेड था, क्योंकि सेम क्वेश्चन हमने उनसे लंदन में भी पूछा था। खैर उनकी यार सबसे बड़ी गलती कहा जाए या फिर उनकी किस्मत का कि अगले दिन उसी क्लास में उनकी टीचर के सामने नील्स बोर भी खड़े थे और वहाँ पर ओपेनहाइमर को अकेले बुलाया जाता। मगर दिक्कत की बात यह थी कि जिस सेल के अंदर ओपेनहाइमर पॉइजन मिलाया था वह उस वक्त नील्स बोर के हाथ में था। नील्स को ओपन से कहना था कि तुम्हारा दिमाग काफ़ी तेज़ है, क्वांटम फिजिक्स बहुत ज़्यादा आगे, मगर तुम्हारे थ्योरीज में बहुत कमी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने थ्योरीज को और मजबूत करो। इस शहर से कहीं दूर चले जाओ, इस कॉलेज का नाम बताता हूँ, वहाँ बैठकर लॉरेंस से मिलो। वह तुम्हारे एटॉमिक एनर्जी में कैसे आगे बढ़ाया जाए और तुम्हारे थ्योरी को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसमें तुम्हारी वो हेल्प करेगा। इसमें मैक्सिको में
फिजिक्स का आना एक बड़ी बात थी, क्योंकि अमेरिकन एटॉमिक एनर्जी, एटम बॉम्ब और इसी के साथ फिजिक्स में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। मगर ओपेनहाइमर एक ऑपरेशन होने के बावजूद भी अमेरिका को पूरी शिद्दत से अपना चुका था और अमेरिका के लिए एटॉमिक एनर्जी पर कुछ एक नई खोज, कुछ नया खोज और कुछ नया सामने लाना चाहता था। और अब यहाँ से कहानी काफ़ी बार पैरेलल चलती है, कभी कोर्ट रूम में, तो कभी प्रेजेंट में, तो कभी पास्ट में, और कभी कभी उसके उस झलकिया में जहाँ धमाका हो चुके थे। तो यहाँ से कहानी सिंप्लीफाइड करते करते ये मेन पॉइंट पर बात करता हूँ। अमेरिकन और रशियन के बीच कभी भी बना नहीं करते थे, और इनके बीच के जो मेन कड़ी थी वो थे कम्युनिस्ट, जो कि इन दोनों देशों के बीच झगड़े को भड़काने के काम किया करते थे। एक दिन ऐसे ही कम्युनिस्ट के पार्टी में जब ओपेनहाइमर पहुंचते हैं तो वहाँ उनके मुलाकात जीन नामक एक लड़की सी होती है। देखते ही देखते उनके बीच प्यार हो जाता है और एक सेक्सुअल सीन आता है। और यहाँ अगर मैं आपको बताऊं तो यह मूवी इंडियन में रिलीज़ हुई होती तो कब की बैन हो चुकी होती, क्योंकि गीता की कुछ पंक्तियाँ यानी कि संस्कृत की श्लोक जो पढ़े गए हैं वह सेक्स टाइम पर करते हुए पढ़े गए हैं। जीन ओपेनहाइमर फिजिक्स पर बहुत ही ज़्यादा फिदा थी और वो जानती थी कि अगर यह फ्यूचर में कुछ बड़ा कारनामा होगा तो वह ओपेनहाइमर के हाथों ही होगा। जहाँ पर जीन उससे वह पंक्ति पढ़ाती है जहाँ श्री कृष्ण ने लिखा था, अब मैं मृत्यु बन चुका हूँ, विनाश का कारक, सभी का अंत मुझसे ही होगा। और अब इस लाइन्स को सुनकर कुछ लोग कहेंगे कि क्या सिर्फ उस किताब से पढ़ लेने से ही ओपेनहाइमर अपने आप को मृत्यु का कारक बना लिया था? तो ऐसा नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए छोटी छोटी प्रेरणाओं का होना भी ज़रूरी होता है, और उन्हीं में से यह कुछ लाइंस थे जिन्हें ओपेनहाइमर ने अपने दिमाग में बैठा लिया था। कुछ दिनों बाद ओपेनहाइमर का मुलाकात लॉरेंस से होती है, जो कि एटॉमिक बॉम्ब पर फिजिकली एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब जहाँ पर कुछ थ्योरी ओपेनहाइमर गलत साबित हो रही थी, वहीं फिजिकल एक्सपेरिमेंट कामयाब होते नज़र आ रहे थे। इसी के चलते बहुत साल आगे निकलते हैं और यहाँ ओपेनहाइमर का मुलाकात किटी हाइमर से होती है, यानी कि होने वाली पत्नी। रिलेशन बढ़ जाती है और इनकी शादी भी हो जाती है। इन बिटवीन उनके रिलेशनशिप जीन से भी थे और वे कई बार उनसे मिलने के लिए जाया करते थे और साथ में सेक्स किया करते थे। मगर जीन हमेशा से ओपेनहाइमर से कहते थे कि तुम मेरे पास ही रहना चाहिए, पर मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ। पर ओपेनहाइमर का कहना था कि शादी हो चुकी, हमें एक रिलेशनशिप में साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए तुम्हारा और मेरा दूर हो जाना ही बेटर है। और एक दिन ओपेनहाइमर का ऑफिस में पहुंच जाते ग्रोश, जो कि यूएस जनरल थे। उनका कहना था रशियन से हमें कुछ गुप्त सूत्रों से मालूम चला कि वे लोग भी एटॉमिक एनर्जी या फिर एटॉमिक बम पर कार्य कर रहे हैं। अगर वे हमसे पहले विश्वता का ताकत आ चुके तो हमारा खात्मा होने में कुछ पल ही लगेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस एटॉमिक साइंस के आपसे बढ़िया साइंटिस्ट और कोई नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे लिए एक ऐसा ही बॉम्ब बनाएं। मगर इस काम के लिए लगने वाले थे एक बहुत बड़ी जगह, काफ़ी सारे साइंटिस्ट और बहुत सारा पैसा, जिसके बाद अपने ही रिसोर्सेज से ओपेनहाइमर कुछ साइंटिस्ट की टीम बनाता है और एक लॉस एलमस और मॉस एलमस जगह पर, जो कि कभी पहाड़े और खेतों जैसी लगा करती थी, वहाँ पर एक नकली शहर बसाया जाते, ताकि साइंटिस्ट तभी खुश रहेंगे जब उनके फैमिली उनके पास रहेंगे और खुले दिमाग से जब काम होगा तो रिजल्ट पे प्यारे नजर आएंगे। एक दिन अपने इक्वेशन की चलते एडवर्ड नामक शख्स उनके पास आता है और बताता है कि अगर एटॉम एनर्जी के अंदर इतनी सी भी गलती हो गई तो एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाएगा और धीरे धीरे वह सारे की सारी तबाही आसपास के पूरे क्षेत्र को यानी कि एरिया को अपने अंदर कवर कर लेगा। इस बात के पुष्टि करने के लिए ओपेनहाइमर एल्बर्ट आइंस्टीन से जाकर मिलते हैं, जहां पर उनका कहना भी सेम था कि अगर तबाही हुई तो एक बड़े पैमाने पर होल क्रिएट होगी। और अगेन ये सीन यहाँ से सीन कोर्ट रूम में शिफ्ट होती है और बातें ही बातें चलते रहती हैं।
एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। कोई कहते हैं कि आखिर आपने अकॉर्ड पास क्यों है किया इतने बड़े बॉम्ब को बनाने के लिए, तो कोई कहता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये सब किया जा रहा है। और ये कहना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यह दुश्मन देश भी हमसे आगे निकल जाता तो हमारा खात्मा होना बस कुछ ही पलों की बात होती। इस पूरे काम को करने में इन्हें करीब 2 साल से ऊपर से $2 अरब की लागत लग चुकी थी और हजारों लोगों की मेहनत भी। इस बीच ओपेनहाइमर का खबर आते हैं कि मानसिक स्थिति के चलते जिन ने सुसाइड कर लिया है। इस बात पर वह टूट जाते हैं, क्योंकि वो उनके बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे और ऊपर से जिन ने ओपेनहाइमर से कहा था कि तुम मेरे साथ रहने के लिए आ जाओ। मगर यह वक्त बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थे, क्योंकि एटम बम अपने पीक पर थी, बस बनने ही वाला था और कुछ मेहनत थी करने थी। जब सभी साइंटिस्ट अपने इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तो एडवर्ड ने हाइड्रोजन का ऑप्शन भी इन्हें दिया था, जो कि एटम से 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। मगर कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन अपने इक्वेशन के चलते ओपेनहाइमर्स इस बात को जान गए थे कि अगर हाइड्रोजन बॉम्ब हमने बना लिया तो कोई और देश भी इसकी कॉपी किए बिना नहीं रह जाएगा। और अगर बाई चांस झगड़ा हो गया और अगर वर्ल्ड वार 3 लड़ा गया तो पूरी दुनिया धूल में मिल जाएगी। और अब वक्त चला आ चुका था फर्स्ट टेस्टिंग का, जहां पर एक छोटे से नमूने के साथ धमाके किया जाता है। और वह धमाका भी इतना बड़ा था कि इनके सर से इनकी टोपी तक उड़ चुकी थी। सभी लोग अपने नमूने से काफ़ी खुश थे और अब यह बात प्रेसिडेंट तक पहुंचती है, जहां पर उनसे अकॉर्ड पास करवाना था कि यह बम किस पर गिराया जाए। अब इस वक्त अमेरिका भी बड़ी ताकत और रसिया भी एक बड़ी ताकत थी, जिनके बीच जापान लड़ रहा था। तो प्रेसिडेंट को अपना आसान शिकार जापान लगता है, जिनमें यह 16 जगहों को पॉइंट आउट करता है और अब इनमें से एक को चुनना था, जिसमें नाम आता है हिरोशिमा नागासाकी। अब यहाँ पर थोड़े से एटम्स के बारे में एक्सप्लेनेशन हो जाए। बेसिकली एटम्स जो होते हैं यह फ्यूज़न पर कार्य करते हैं। जब तक यह फ्यूज़न रिएक्शन नहीं होगा तब तक एटॉमिक एनर्जी अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं आ जाएगी। और यह चेन रिएक्शन में जो सबसे खास केमिकल या जो सबसे खास चीज़ थी काम में आती है वो होता है प्लूटोनियम। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि अगर बारिश आ जाए, पानी गिर जाए तो फिर फ्यूज़न रिएक्शन होने में मुश्किल आ सकती है। और जिस दिन इनकी फाइनल टेस्टिंग थी उस दिन बरसात आ जाता है। मगर अगले ही दिन जनरल ग्रोस को या न्यूयॉर्क को पहुंचकर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि क्या हम इतने सालों में मेहनत करके जो चीज़ बनाई है वह सच में काम भी करती है या फिर नहीं। कि यह आखिरी दिन के कुछ घंटों पर इतने सारे लोगों की उम्मीदें टिके हुई थी। और फिर जाकर फाइनली वो मोमेंट आता है जब सुबह के 5:30 बरसात थोड़ी सी थमती है और सभी लोग अपने सांसें थाम लेते हैं और शुरुआत होती है एक ऐसी धमाके की जिसने विश्व में अपना नाम रचती है। देखा जाए तो पूरी कहानी का सिर्फ एक ही एटम बम धमाका था, मगर यह धमाका इतना बड़ा था कि मीलों दूर बैठे हुए लोगों के सर से टोपे उड़ गए। इनफैक्ट धरती तक हिल चुकी थी। अपने इस प्रोजेक्ट में मैनहट्टन कामयाब होने के बाद यूएस गवर्नमेंट तैयार थी इस बम को हिरोशिमा नामक जगह पे गिराने के लिए। यहाँ पर मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि पुरानी फुटेज को जो दिखाई जाएगी कि जब वह बड़ा बम एक एरोप्लेन के थ्रू हिरोशिमा पर गिराया गया था तो उस वक्त विस्फोट का कितना बड़ा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया, सिर्फ डायरेक्टली रिजल्ट पर बात हुई। जब हिरोशिमा पर बम गिराया गया था तो करीब 2,20,000 लोग मारे गए। इस खबर से यूएस गवर्नमेंट काफ़ी खुश थी, मगर अंदर ही अंदर ओपेनहाइमर इस बात से दुखी थे कि उन्होंने कई सारे परिवार उजाड़ दिए, मॉन्सन के बच्चे छीन ले गए, बच्चों से उनका फ्यूचर छीन लिया गया। इनफैक्ट वह हादसा कितना दर्दनाक था, उनकी आंखों के सामने बस वह मंजिल सामने घूम रहा था
जिसके कुछ दिन बाद ओपेनहाइमर के डायरेक्टली प्रेसिडेंट के साथ एक मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर ओपेनहाइमर को उनसे कहना था कि देखिए, हमने उस टेक्नोलॉजी का जीत तो कर लिया, मगर मैं चाहता हूं कि इस प्रोडक्शन को यहीं पर रोक दे, क्योंकि अगर ऐसे और भी बने तो दूसरे देश हमारा देश मुकाबला करने के लिए ऐसे ही और बम को बनाएंगे, और बाई चांस झगड़ा हो गया तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग, इनफैक्ट मासूम लोग मौत के घाट उतर जाएंगे, जिनमें से खून के रंगे हाथों श्रेय जाएगा सिर्फ और सिर्फ ओपेनहाइमर को, जिसने प्रेसिडेंट कहते हैं कि बम तुमने नहीं बल्कि मैंने गिरवाया, हाथ तुम्हारे नहीं बल्कि मेरे रंगेंगे, और इस पे फ्यूचर में भी और भी काम होता रहेगा। और अब यहाँ से कहानी कम्प्लीटली कोर्ट रूम पर शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर सभी वकील से सभी पुलिस वाले और इनफैक्ट सारे के सारे साइंटिस्ट इन पर दलीलें देने लगती है कि आखिर कौन कौन और कैसे जुड़ा हुआ था इस प्रोजेक्ट में, इसका किसका और कितना योगदान था। और एंड में पता चलता है कि स्ट्रॉस यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने, जो कि एंटी पर्सनालिटी के रूप में काम कर रहे थे इस मूवी में, 2 बार उनकी इंसल्ट हुई थी थ्रू ओपेनहाइमर के। यह रीज़न था कि वह उनसे बदला लेना चाहते थे, और उन्होंने ही यह सरकमटेंसेस बनाए थे ताकि ओपेनहाइमर मेंटली प्रेशर्ड आकर एक ऐसा हथियार बना दे जो दुनिया विनाशक हो। और तब भी सामने आती है कहानी की उस साइलेंट करेक्टर यानी कि क्रिटी हैमर, जो कि हमेशा से नशे में धुत रहा करते थे, बच्चों की तरह रोते रहते थे, तो कभी जवाब नहीं देते थे। मगर जिस वक्त उनके पति यानी कि ओपेनहाइमर पर बात आई तो उन्होंने खुलकर बोला कि यह सारी साजिद लेविसिस्ट स्ट्रो की है, और एट द एंड कंक्लूजन में यह निकलता है कि उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाता है और ओपेनहाइमर पर लगे हुए सारे इल्ज़ाम हट जाते हैं। और यहाँ पर कहानी के एंड में छोटी सी एक कन्वर्सेशन दिखाई जाती है इन बिटवीन ओपेनहाइमर एंड एल्बर्ट आइंस्टीन के, कि वह वक्त था कि जब हाइड्रोजन बम की कुछ इक्वेशन एल्बर्ट आइंस्टीन को दिखाई जाती है, जहाँ पर उनका कहना था कि यह तबाही का एक बड़ा रूप ले लेगी, और कोशिश करना कि यह सारी चीज़ें रुक जाए। और ये कहानी का एंड सिर्फ यह दिखाते हुए होता है कि मालूम तो ऑलरेडी ओपन को होता है कि अब हाइड्रोजन पावर भी वजूद में आएगी, लेकिन वह वजूद में आएगी तो दुनिया में हर जगह सिर्फ तबाहें आएगी। और इसी के साथ यह बेहतरीन मूवी ख़त्म होती है। अब इस मूवी को लेकर मेरे को कुछ पर्सनली वर्ड्स हैं जो कि मैं कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल, यह मूवी हर किसी के लिए नहीं है, तो अगर बेहतर रहेगा थिएटर में ना जाकर OTT में आकर वेट करें। और फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आप फैमिली के साथ ना जाकर आप फ्रेंड्स के साथ रहकर डिस्कशन में उनके ओपिनियन को रखेगा, और कुछ सेक्सुअल सीन को माँ बाप के जूते खाने से आप बच जाएंगे। और लेकिन पॉजिटिव यह रहेगी कि फिजिक्स की जितनी भी स्टूडेंट हैं जिन्हें यह एटॉमिक क्वांटम्स, मैथमेटिक्स, फ्यूज़न, इलेक्ट्रॉन्स, इनके बारे में नॉलेज है और वह ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, और ऊपर से क्वांटम ड्रामा उनके लिए एक मोस्ट सेंसन टॉपिक है, तो यस, these are going to be enjoy that's movie। I hope guys आपको यह मूवी पसंद आया होगा, और अगर यह मूवी आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं जानता हूँ कि मैंने काफ़ी सारे साइंटिस्ट के नाम नहीं लिए हैं, काफ़ी सारे एक्टर्स के नाम नहीं लिए, काफ़ी सारे प्लेसेस का नाम नहीं लिए हैं, मगर वो सब बोलने में बताने में इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता कि इस स्टोरी के मूवी नाम लेकर पूरी की पूरी हिस्ट्री बुक बन जाती, और 10 मिनटों में हिस्ट्री बुक प्लान करना नेक्स्ट टू बी इम्पॉसिबल। आई होप गाइस आपको यह मेरी मेहनत पसंद आई होगी। इसके बाद आपको लेटेस्ट मूवी एक्सप्लेनेशन आने ही वाले हैं, तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग इंटरेस्टिंग सेव, एंड अगेन थैंक यू सो मच गैंग और वॉचिंग दिस कॉम्प्लिकेटेड मूवी एक्सप्लेनेशन। जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में।